हेलो, कैसे हैं? चलिए तो बिना कुछ देर के हुए आज का ये जो बाकी का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वन बाय वन करके शुरू करते हैं। कल की बात जहां तक थी, है ना, तो आपने 10 क्वेश्चन जो बनाया है ना, उस क्वेश्चन को बारीकी से आप जब देखें तो हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यू थे, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछा गया। और आपको अगर एमसीक्यू टोटल बनाना है तो उसी क्वेश्चन को, है ना, उसी क्वेश्चन को उसके आगे और पीछे का सिलेबस अगर देख लेते हैं, है ना, तो सेम कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल जेनेटिक्स के बारे में बता रहे थे, जीनोटाइप और फिनोटाइप, है ना, तो फिनोटाइप के बारे में पूछा, हो सके नेक्स्ट ईयर, है ना, जीनोटाइप के बारे में पूछ दे, है ना, उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो चलिए, है ना, समय को देखते हुए देर ना करें, है ना, और फिर से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आगे का सफर वन बाय वन करके एमसीक्यू। तो बताइए कल का जो क्वेश्चन था, है ना, आपको मैं 10 क्वेश्चन मैंने बताया और 10 क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ही अच्छा से रिप्लाई भी दिए। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर क्वेश्चन नंबर 10 से ही, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहां तक हमने क्या देखा और इसके बारे में मैंने क्या क्या जाना। तो आपने टोटल 10 क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जल्दी से ऑनलाइन जुड़ जाइए, है ना। तो हाँ, मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये इसके बारे में, है ना, आपको बहुत ही अच्छा से जानना है। जानना क्या है? ठीक है, जानना क्या है, एक मिनट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 को आपने बहुत ही अच्छा से सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर में 9 में बताया था ऑक्सिक टॉक्सिक हार्मोन जो है, ऑक्सिक टॉक्सिक हार्मोन जो है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है। तो आपको पता है कि पूरे बॉडी का जो ग्लैंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और इस ग्लैंड का सबसे मास्टरपीस जो होता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने पढ़ा होगा। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। और इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब स्पेशली प्रसव हेतु, कहने का मतलब है कि जब वो एक गर्भवती महिलाएं, है ना, जब एक बेबी को जन्म देता है तो उस समय कौन सा हार्मोन, विच हार्मोन आर सिक्रीट दैट टाइम इट कैन बी वेरी इजी टू, है ना, डिलीवरी केस। कहने का मतलब बहुत ही आसानी से प्रसव होने वाला कौन सा हार्मोन है, तो वो हार्मोन का नाम है ऑक्सिक टॉक्सिक हार्मोन। तो मैंने बताया था कि 9 का जो आंसर है उसका आंसर कौन सा होगा? ए, यानी कि गर्भाशय को, यानी गर्भ के गर्भाशय के अंदर के मस्कुलर टिश्यू को वो प्रेशराइज करता है और बच्चे को बाहर की ओर ठेलने का काम करता है। कौन? वो ऑक्सिक टॉक्सिक हार्मोन। तो हमेशा इसको याद रखिएगा। देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, यू आर गेट मोर नॉलेज। इतनी सारी जानकारियां मिलती है कि लाइफ में यही सब जानने के बाद तो आपका लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पहले से जानकारी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 वही रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, जो कल मैंने बताया था, है ना। इन ए डाई हाइब्रिड मेंडल्स क्रॉस फिनोटाइपिक जनरेशन। देखिए, आप लोग जो पढ़े होंगे जेनेटिक्स को, तो जेनेटिक्स को मैं एक बार एक्शन रिप्ले करके आपको मैं इसके बारे में सारा जीवनी में बता देता हूं, क्योंकि वन बाय वन क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं, लेकिन जेनेटिक्स को एक बार अच्छा से जानिए। इन केस दैट आपसे कोई पूछ दे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, हु वाज मेंडल? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीनोटाइपिक क्या होता है, फिनोटाइपिक क्या होता है, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है। अब यहां पर आप लोग बोलिएगा सर थोड़ा हिंदी में बोलिए। देखिए, मेंडल को हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, है ना। F1 प्रथम पीढ़ी, है ना, F1 पीढ़ी बोलो चाहे F2 पीढ़ी बोलो। अब यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात है तो उसको भी हिंदी में जीनोटाइप और हिंदी में भी फिनोटाइप, इंग्लिश भी लिखो तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो मैं इस जेनेटिक्स के, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जेनेटिक्स को 5 मिनट में आपको शॉर्टली पूरी जानकारी मैं आपको जेनेटिक्स के बारे में दे रहा हूं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स अनुवांशिकता, है ना,
कहने का मतलब है द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जीनेटिक्स, आर कॉल्ड जीनेटिक्स। अब इस जीनेटिक्स का जो फादर है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहां पर क्वेश्चन भी आता है कि मेंडल की थोड़ी सी स्टोरी जान लोगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, है ना, ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। कंट्री कौन सा था? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया देश में एक शहर है, उस शहर का नाम ब्रुन। कौन सा शहर? ब्रुन। और उस ब्रुन शहर में एक गांव जिसका नाम था सिलिसियन। कौन सा गांव? सिलिसियन गांव। अब उस सिलिसियन गांव के वो निवासी थे जिनमें उनका जन्म तिथि भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई को, है ना, 1822 में। ये नाम आपको, ये जो जन्म तिथि है आपको याद रखना है। 1822 में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 22 जुलाई को। तो ये हो गया मेंडल जी का एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। लेकिन इसके बाद की कहानी जानिए कि मेंडल जी एक किसान परिवार के थे, है ना। उस किसान परिवार में जहां से वो पले बढ़े, उसी गांव के हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई करके वो वहां के टॉपर स्टूडेंट रहे। अब वो टॉपर जो स्टूडेंट रहे, है ना, उसी स्कूल के वो आगे चलकर एक अच्छा अध्यापक बना। लेकिन उसके बाद वो वेना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई करके कॉलेज का वो लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने। आपको एक बात जानकारी होकर बहुत ही गजब लगेगा कि वो मैथ के टीचर थे। उनका सब्जेक्ट था मैथ, बायोलॉजी से उनको दूर दूर तक नाता नहीं था। लेकिन वो साइंटिस्ट बने किसके? फादर ऑफ जेनेटिक्स का, यानी कि बायोलॉजी का जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है ना, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट देखा जाए तो वो जेनेटिक्स है। जो यही जेनेटिक्स आगे जाकर बायोटेक्नोलॉजी के रूप में काम करता है। तो बात है कि आगे की कहानी क्या हुआ। तो चलिए आगे का कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इसी से रिलेटेड आपका, है ना, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का सब्जेक्टिव और 3 नंबर का और 5 नंबर का लॉन्ग भी आ सकता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि 8 नंबर का जेनेटिक्स से क्वेश्चन अराइज होती है। तो बात है कि जब भूख ज्यादा लगती है तो दोनों हाथ से खाने की जरूरत नहीं है, 1 बाई 1 कोर्स से ही, संतुष्टि से ही पेट भरता है। तो मैं बात कर रहा था ग्रेगर जॉन मेंडल का। किसका बात कर रहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल का। अब ये ग्रेगर जॉन मेंडल एक अच्छे टाइम पे प्रोफेसर का पद पे गए और प्रोफेसर के पद से रिटायर होकर उनको नेचर से बड़ा प्यार था, प्राकृतिक से बहुत प्यार था। तो उन्होंने स्टडी करने के क्रम में जब वो जॉब से रिटायर हुए तब उन्होंने एक मॉन्क बोले तो चर्च का पादरी बने। मॉन्क, जिस तरह से मंदिर का पुजारी होता है, मस्जिद का मौलवी होता है, उसी तरह से चर्च का मॉन्क कहलाता है। उन्होंने उस एग्जाम को क्वालिफाई करके उस चर्च में अपना रोल अदा किया, जिसे मॉन्क कहते हैं। उसी क्रम में काफी समय उनके मिलने के कारण वो बागवानी में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए। उसी बागवानी में, है ना, मटर के पौधे में। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल जी ने किस पौधे पे अध्ययन किया? तो मटर के पौधे, पी प्लांट। ओके, अब इस पी प्लांट को ही अध्ययन क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे रीजन था, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेशल वर्क नहीं किया। उन्होंने ऑस्ट्रिया में मटर का प्लांट जो है मतलब हर एक 6 महीने पे वहां उत्पादन बड़े पैमाने पे होते हैं, है ना, वो हाफ ईयरली प्लांट है। 6 महीना पे, फिर 6 महीना पे, यानी सालों भर, है ना, मटर का पौधा होते ही रहता है। तो वहां का वो मुख्य भोजन था। उसी क्रम में मटर को उन्होंने बोया, उस अपने हाथों से उस मटर को, पौधे को लगाया। इसी क्रम में एक पढ़े लिखे जो इंसान होते हैं, है ना, वो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखने का काम करता है। उन्होंने क्या देखा कि उस मटर के पौधे में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे हैं, है ना। बैगनी कलर का फूल मैंने लगाया, तो इसी पौधे का नेक्स्ट 6 महीने के बाद देखा व्हाइट कलर का फ्लावर उग गया। उन्होंने देखा कि इसमें तो ग्रीन कलर का सीड है, लेकिन कुछ मटर के दाने में येलो कलर का सीड है। तो इस तरह से 2 साल लगातार जब वो क्रिया को देखा तो उन्होंने एक डायरी में नोट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कुछ अपना लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। इस कारण उस लैंग्वेज को बोला जाता है सम टेक्निकल वर्ड यूज बाय द यूज ऑफ द मेंडल। तो उसी टेक्निकल वर्ड में आता है फिनोटाइप, उसी टेक्निकल वर्ड में आता है F2 जनरेशन, है ना, डाई हाइब्रिड। ये सब जो है ना मेंडल के द्वारा लिखे गए सेल्फ लैंग्वेज,
है ना, और इसी लैंग्वेज को लोग समझ नहीं पाता है तो कहता है कि जेनेटिक्स थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ओके। और इस पढ़ने के क्रम में सम टेक्निकल वर्ड अगर आप जान जाते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसके बाद का कार्यक्रम क्या हुआ, उन्होंने 2 साल, है ना, 2 साल लगातार मटर के पौधे पर जब ये रिसर्च किए तो उन्होंने बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट जब कैटेगरी देखा, 7 कैरेक्टर उन्होंने देखा, उन्होंने एक डायरी पे नोट करना शुरू कर दिया। और लगातार 8 सालों तक इस पे वर्क करने के बाद जब वो डायरी को कंप्लीट तैयार कर लिए तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसको प्रकाशन किया जाए, है ना, क्यों नहीं इसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन उनकी बातों को कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी कारण मेंडल जी ने, है ना, उस सारे अपने स्टेटमेंट को एक एक लैब में, एक सोसाइटी में देकर दुनिया से अलविदा हो गए। और उनके मरने के 16 साल के बाद, उनके मरने के 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट, उनके मरने के 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट आए, एक ऑस्ट्रिया का, एक जर्मनी का और एक और कंट्री का था, है ना, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हॉलैंड। ये तीनों साइंटिस्ट जब आया तो उन्होंने मक्खी पे रिसर्च करके वही रेशियो निकालने का काम किया और सोचा कि मैं गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में ये क्या उसको बोलते हैं, हाँ, जो जिसमें अवार्ड दिया जाता है ना, उस अवार्ड का मैं हकदार हूं। लेकिन जैसे ही वो अपना स्टेटमेंट को देता है तो बोलता है कि ये स्टेटमेंट तो पहले से एक मेंडल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, उसका तो उस समय वैल्यू नहीं, तुम क्या दिखा रहे हो। इसी बीच में वो तीनों साइंटिस्ट ने जब उनके डायरी को पढ़ा तो उनका दिमाग का सारा गेम बजने लगा कि अरे आज ये तो क्रिया 16 साल पहले एक मेंडल साहब ने बहुत ही अच्छा से, है ना, ये रेशियो निकाल के चले गए, है ना, और हम इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये रेशियो नहीं निकाल पाए। तब तीनों साइंटिस्ट ने, है ना, नोबेल प्राइज का जो हकदार है ग्रेगर जॉन मेंडल को समर्पित किया। तो आप देखो कितना मजेदार कहानी है। और इसी मजेदार कहानी में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का ये पूछ देता है। तो इतनी जानकारी रहने के बाद ही ना पूछा जाएगा, तो आप आराम से बता दोगे। अब यहाँ पर बात है कि जेनेटिकली जो जेनेटिक्स में, है ना, मेंडल के द्वारा जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या क्या है। तो देखिए उन्होंने जिन शब्द का प्रयोग किया, जो जिन कहाँ पाया जाता है, वेयर आर फाउंड जिन। तो आपको पता है कि जिन आर फाउंड, है ना, जिन पाया जाता है क्रोमोजोम के अंदर, यानी गुणसूत्र के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है, जो हेरिडिटी का वो कारक होता है, ट्रांसफर ऑफ, है ना, कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स क्या है ना, और कैरेक्टर क्या है। देखिए ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, लक्षण, है ना, और कैरेक्टर का मतलब होता है गुण। कहने का मतलब ये 2 गुण, है ना, चाहे मुझ में चाहे आप में, एक गुण दिखता है और एक गुण छिपा रहता है। तो उन्होंने बताया, है ना, कि गुण और लक्षण ये दोनों के बारे में बताएं, और इसी को उन्होंने टेक्निकल वर्ड का यूज किया, जिसमें जिन का प्रयोग किया, है ना, एलील का प्रयोग किया। ये एलील क्या होता है, एलील किसी भी क्रोमोजोम के बीच में कोई भी स्थान पे जब अध्ययन किया जाता है, उस पॉइंट को, जैसे मान लिया जाए कोई क्रोमोजोम हमने लिया, उसके किसी भी पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट को एलील कहते हैं। और उस एलील में नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। उसके बाद जीनोटाइप, फिनोटाइप। देखिए जीनोटाइप का मतलब हो गया जेनेटिकली, जैसे मैं मम्मी जैसा दिखता हूं, है ना, मेरी आंखें जो है ना, बिल्कुल मम्मी जैसा है, ब्राउन है, कभी येलो कलर का हो जाता है ना, मेरा हाइट पापा जैसा। तो जो कैरेक्टर्स, है ना, जो कैरेक्टर ट्रेड्स माता पिता से आता है वो हेरिडिटी कहलाता है, और जो कैरेक्टर दादा दादी नाना नानी से कहलाता है वो इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसी बीच में एक आता है वेरिएशन। व्हाट इज द वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 भाई 2 बहन, कुछ भी, है ना, 2 बहन 1 बहन, जो भी है, जितने भी लोग हैं, मान लिया जाए 2 भाई हैं, दोनों भाई एक दूसरे से मैच कर रहा है, नहीं ना, एक का डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन अलग है। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, चेंजिंग हुआ, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ वेरिएशन, है ना। हमारे घर में, आपके घर में जितने भी अंकल का बेटा बेटी है ना, खुद का भाई बहन है, नाना नानी, है ना, जितने भी है, सबके अलग अलग गुण और ट्रेड्स हैं। तो इसी को बोलता है नंबर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन को बोलते हैं विविधता। तो ये तो हो गया नॉर्मल वेरिएशन, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर सो मेनी नंबर ऑफ वेरिएशन। सभी की आवाज अलग है, सभी का सोच अलग है, सभी का विचार अलग है, दैट इज द नंबर ऑफ वेरिएशन। बस जेनेटिक्स का यही 4 पॉइंट है, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, है ना, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। और ये चारों का कॉम्बिनेशन कंप्लीट
इंट्रोडक्शन ऑफ बाय द मेंडल प्रोसेस। अब इस मेंडल ने 3 तरह का लॉ दिया। मेंडल ने कितने तरह का लॉ दिए? 3 तरह का। ये तीनों लॉ में एक लॉ 100% पूछा जाता है, जैसे कि लॉ ऑफ सेरिगेशन, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन को, है ना, अगर शॉर्टली अगर आप जान लेते हैं तो मजाल है कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए। तो बात यहाँ पर है कि ये जानकारी के बाद ही आपको पूरा नॉलेज के साथ आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे। अब देखिए ये 1/16, है ना, देखिए 9331 ये आया कैसे? इसको जानने के लिए, है ना, इसको जानने के लिए एक शॉर्टली हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसको जानने के लिए एक शॉर्टली कंसेप्ट दे रहे हैं, इसके बाद में ही आगे का क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करके सोल्व करूंगा।